हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की एमसीक्यू सीरीज़, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है। टर्म 1 के लिए किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। टर्म 1 बिजनेस स्टडीज़ के सारे एमसीक्यू सारे चैप्टर के डले हुए हैं, उसे जाकर के चेकआउट करिए और करने की कोशिश करिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू सीरीज़, न्यू एमसीक्यूज नए तरीके के। और अगर ऐसे ही और बहुत सारे एमसीक्यूज चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे आगे भी और आ ही रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रोज एमसीक्यू डल रहे हैं। तो आज अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डले हुए हैं। कोशिश करिए कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए केस स्टडी की, असर्शन रीजन की, मैचअप्स की, जिस तरीके से भी पेपर पैटर्न आ सकता है मैंने सब लाने की कोशिश करी है। और मुझे कमेंट करके मार्क्स जरूर बताना कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे आउट ऑफ 15। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेहा अरोड़ा इज अ ज्वेलरी डिजाइनर। शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम स्क्रैच एंड टुक एडवांस्ड designing course at Jewelry Product Development Center. On the completion of the course, she got a job at Gitanjali Gems. Being an experienced jewelry designer, Neha Arora focuses on maintaining the originality and creativity of the ornaments. Identify the economic activity Neha is engaged in. जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है। और जो केस स्टडी अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि केस को पहले अच्छे से समझो और उसमें से एक लाइन आइडेंटिफाई करो जो आपको आंसर बता सकती है। अगर वो लाइन आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली आपको आंसर पता चल ही जाएगा। तो देखते हैं ये केस स्टडी हमारी क्या कह रही है। नेहा अरोड़ा एक ज्वेलरी डिजाइनर है जिन्होंने अपना करियर स्क्रैच से स्टार्ट करा और एडवांस डिजाइनिंग कोर्स किया ज्वेलरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर में। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उन्हें जॉब मिली गीतांजलि जेम्स में। शी गॉट अ जॉब एट गीतांजलि जेम्स एज अ एक्सपीरियंस ज्वेलरी डिज़ाइनर। नेहा अरोड़ा का फोकस रहता है कि वो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी मेंटेन करके चले ऑर्नामेंट की। अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नेहा एंगेज्ड है। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे लाइन बताती हूँ। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स शी गॉट अ जॉब एट गीतांजलि जेम्स। फोकस है हमारा यहाँ पे। शी गॉट अ जॉब एट गीतांजलि जेम्स। उसे जॉब मिल गई गीतांजलि जेम्स में, तो उसे जॉब मिल गई यानी कि अब उसे किसी और के अंडर काम करना पड़ेगा और उसे बदले में सैलरी मिलेगी। तो बताइए वो क्या होता है। बताइए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नेहा एंगेज्ड है। एम्प्लॉयमेंट में, या फिर बिजनेस में, या फिर प्रोफेशन में, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए किस में एंगेज्ड है। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं पढ़े तो मेरा चैप्टर चेकआउट कर लीजिए, मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, तो वो जॉब कर रही हैं गीतांजलि जेम्स में, तो यानी कि वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। क्या है, कौन सी एक्टिविटी में एंगेज्ड है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जिसमें किसी और के लिए काम करते हैं और बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट का आंसर हो गया ए, एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो बताइए बिजनेस रिस्क का कौन सा टाइप होता है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी होता है। तो बताइए वो प्योर रिस्क होता है या फिर स्पेकुलेटिव रिस्क होता है या फिर बोथ प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क है या फिर नन ऑफ दीज। देखिए हमने बिजनेस रिस्क के 2 टाइप पढ़े हैं और दोनों ही टाइप आपको आने चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। एक हमने पढ़ा है प्योर रिस्क और एक हमने पढ़ा है स्पेकुलेटिव रिस्क। देखिए प्योर रिस्क क्या होता है, जिसमें कंडीशन होती है या तो लॉस हो जाएगा या नो लॉस होगा, या तो लॉस होगा या लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि दुकान में आग लग गई, या तो सारा सामान जल जाएगा जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं जलेगा जिसकी वजह से नो लॉस होगा। ठीक है, और अगर स्पेकुलेटिव रिस्क देखूं तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होती है, जहां पे पॉसिबिलिटी गेन की भी हो सकती है और लॉस की भी हो सकती है। जैसे कि अगर मार्केट में फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, फेवरेबल मार्केट कंडीशन चल रही है तो गेन हो जाएगा। अगर अनफेवरेबल
अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन चल रही है तो लॉस हो जाएगा, जैसे कि डिमांड में चेंज आना, सप्लाई में चेंज आना, या प्राइस में फ्लक्चुएशंस आना, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आना, ये सारे क्या है स्पेकुलेटिव रिस्क है। यानी कि हमसे यही तो पूछा हुआ है कि कौन से टाइप ऑफ रिस्क में पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी हो सकता है। तो वो कौन सा टाइप है बिजनेस रिस्क का? ओनली स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें आपका लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। तो सेकंड का हो गया हमारा बी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें से आपका कौन सा नेचुरल कॉज नहीं है बिजनेस रिस्क का? नहीं है पूछ रहा है ये, ठीक है। कौन सा नेचुरल कॉज का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन है आपका, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसे स्किप मत कर देना। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। देखिए, नेचुरल कॉज आपको पता है क्या होता है, जो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है वो हमारा नेचुरल कॉज में जाता है, ठीक है। वो रिस्क क्या होता है? हमारे नेचुरल कॉज में जाता है, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा नेचुरल कॉज नहीं है देखते हैं। अर्थक्वेक, ये क्या है? नेचुरल कॉज है, क्योंकि ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। और फेमाइन भी क्या है? नेचुरल कॉज है। फ्लड भी क्या है? नेचुरल कॉज है। ये तीनों तो नेचुरल कॉज है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल इनमें नहीं चल सकता, इसकी वजह से बिजनेस रिस्क आएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो डी है स्ट्राइक्स, ये क्या है? हमारा ह्यूमन कॉज है। ये लॉस हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक्स, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ह्यूमन कॉज है, ये नेचुरल कॉज का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप कह सकते हैं थर्ड का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये भी केस स्टडी की फॉर्म में है, देखते हैं क्या कह रहा है। चिराग इज अ फार्मर एंड ओन्स अ बिग फार्म। चिराग एक फार्मर है और उसका एक बड़ा सा फार्म है। ही डिसाइड्स टू ग्रो कॉटन इन दैट फार्म। उसने डिसाइड करा कि वो उस फार्म पे कॉटन ग्रो करेगा, ठीक है। दीपेश इज अ मैनेजर इन अ टेक्सटाइल कंपनी। दीपेश एक मैनेजर है टेक्सटाइल कंपनी में। द कंपनी बाइज कॉटन फ्रॉम चिराग। कंपनी चिराग से कॉटन बाय करती है और कॉटन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज चिराग एंगेज्ड इन। आपको बताना है कि जो ये चिराग है वो कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में एंगेज्ड है। आपको यहाँ पे चिराग के बारे में बताना है, ठीक है। चिराग एक फार्मर है जिसका बड़ा सा फार्म है, जो कि कॉटन ग्रो कर रहा है अपने फार्म पे। और दीपेश है जो कि मैनेजर है टेक्सटाइल कंपनी में। वो जो उसकी कंपनी है वो बाय करती है कॉटन को चिराग से और उसके बाद मैन्युफैक्चर करती है कॉटन क्लॉथ। तो बताइए चिराग कौन सी कंपनी में एंगेज्ड है? आपको यहाँ पे चिराग के बारे में बताना है। चिराग एक फार्मर है, यानी कि वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। और एग्रीकल्चर हमारा कौन सी इंडस्ट्री में आता है? बताइए, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, या फिर टर्शरी इंडस्ट्री में आता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। जितने भी हमारे एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हमारा किस में जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर? प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। चिराग किस में एंगेज्ड है? प्राइमरी इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, क्योंकि वो कॉटन ग्रो कर रहा है अपने फार्म में, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रहा है वो, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में हो गया। लेकिन अगर आपसे दीपेश की कंपनी के बारे में पूछा जाता तो दीपेश की कंपनी क्या कर रही है? चिराग से कॉटन लेकर के कॉटन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। तो वो क्या होता है? वो हमारा सेकेंडरी होता है। अगर टेक्सटाइल कंपनी पूछते दीपेश जिसका मैनेजर है तो वो सेकेंडरी है। लेकिन चिराग यहाँ पे क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री में है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। जब हमारा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इन सब का होता है तो वो हमारे प्राइमरी में जाता है। तो इसका आंसर, फोर्थ का आंसर हो गया ए, प्राइमरी इंडस्ट्री। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के बारे में ही पता होना चाहिए। नहीं पता तो वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से चेकआउट कर लेना। फोर्थ का हो गया ए। होपफुली अब आपको केस स्टडी भी सॉल्व करनी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्योर रिस्क। इसमें से कौन सा प्योर रिस्क के बारे में करेक्ट है? बताइए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारा इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइदर गेन नॉर लॉस। प्योर रिस्क में ना ही गेन की पॉसिबिलिटी होती है ना ही लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। या फिर बी इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली गेन, या फिर सी इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस,
या फिर डी इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर गेन और लॉस। देखिए मैंने आपको प्योर रिस्क के बारे में पहले भी बताया। प्योर रिस्क क्या होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है या तो लॉस होगा या फिर लॉस भी नहीं होगा। लॉस और नो लॉस की जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है उसे हम प्योर रिस्क कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपकी एक दुकान है, अगर दुकान जल गई या तो आपका सामान जल जाएगा या फिर बच जाएगा थोड़ा सा, या तो आपको पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा, या अगर बच गया तो नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। तो हमारा प्योर रिस्क क्या होता है, जहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी होती है या फिर नो लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। तो फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैच द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विद देयर सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको कॉलम 1 में इंडस्ट्रीज दे रखी हैं और कॉलम 2 में आपको उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आपको सही मैच करना है इन्हें, ठीक है। अब देखिए आपको इन चारों इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप मैच कर पाएंगे इसे। तो देख लेते हैं क्या है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें एक प्रोडक्ट बहुत सारे स्टेजेस से पास होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। देखिए कौन सी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारी जो पेपर है वो क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। यानी कि फर्स्ट वाले का क्या हो गया आपका, ये 3 वाला हो गया पेपर, क्योंकि जो आपका पेपर है वो बहुत सारे प्रोसेस से पास होकर के, बहुत सारे स्टेजेस से पास होकर के फाइनल गुड बनता है। तो ये फर्स्ट का क्या हो गया, ये थर्ड वाला पेपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल को सेपरेट कर देते हैं डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। और एनालिटिकल इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, ऑयल रिफाइनिंग। जब हम ऑयल रिफाइन करते हैं तो उसमें से हम अपना पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं और बाकी चीज़ें अलग करते हैं, तो वो हमारी क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री है। जिसमें से जिस रॉ मटेरियल में से प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट निकाल दिए जाते हैं जिसमें से। तो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री का क्या हो गया, ऑयल रिफाइनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या हो गई, जिसमें हम 2 और मोर रॉ मटेरियल को कंबाइन करते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जो कि आपका क्या है, पेंट है। पेंट में बहुत सारे केमिकल को जोड़ करके बनाया जाता है, कंबाइन करके बनाया जाता है पेंट। तो ये क्या हो गया आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है 2 और मोर रॉ मटेरियल को कंबाइन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो थर्ड वाले का हो गया ये सेकेंड वाला आपका पेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है आपकी, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल आपका क्या हो गया, कार हो गया, जिसमें क्या होता है डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। कार में बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आप देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट वाले का 3 है, ठीक है। तो इसमें पहले देख लो फर्स्ट वाले का कहाँ 3 है, एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा है और एक ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। पहले ऊपर वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले का 3 है, बिल्कुल 3 है जी। और सेकंड वाले का कौन सा जा रहा है आपका, ये 4th, ऑयल रिफाइनिंग 4th पे आ रहा है ना, तो सेकंड वाले का हो गया 4th, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले का क्या जा रहा है आपका, सेकंड वाला पेंट है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले का क्या हो गया, सेकंड हो गया। फोर्थ वाले का क्या जा रहा है, फर्स्ट, कार फर्स्ट पे ही आ रहा है ना, असेंबलिंग इंडस्ट्री कार, तो फोर्थ का हो गया फर्स्ट। तो यही ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से मैचअप्स करने हैं आपने। तो 6th का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। पहले मैच करके देख लेना, फिर अपने ऑप्शंस में उसे सर्च कर लेना। अगर मुझे ये इसमें ना मिलता तो मैं डी वाला चेक करती कि शायद डी वाला हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे आंसर सारे बी में ही मिल गए, तो 6th का हो गया हमारा बी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीजन करना सिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू है, ठीक है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं तो क्या होगा आपका, इन दोनों में से आंसर जाएगा, ठीक है। अगर असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो आपका इन दोनों में से आंसर जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहली स्टेटमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट अ प्राइमरी स्टेट। Secondary industry are concerned with using material which have already been extracted at the primary state. Secondary industry में उस material को use किया जाता है जो कि primary state पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। सेकेंडरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न करती है, उस मटेरियल को यूज़ करती है जो कि
प्राइमरी स्टेट पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो असर्शन तो ट्रू मिल गया, असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। क्या सेकेंडरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज देती है प्राइमरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज को, और साथ में एक्टिविटीज जो कि ट्रेड से रिलेट करती है उन्हें भी सपोर्ट सर्विस देती है। क्या हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है? जी नहीं, हमारी सपोर्ट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री हमें सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी स्टेज से मिला है, सेकेंडरी उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, उससे रिलेटेड होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज देती है, नहीं, वो तो हमारी टर्शरी इंडस्ट्री देती है। तो रीज़न क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो आपने क्या देखा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो आपका क्या हो गया, ये ए आंसर हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसके लिए आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के बारे में पता होना चाहिए, स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 7th का आंसर तो हो गया ए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, 7th का ए। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड है, ये भी असर्शन है। असर्शन क्या कह रहा है, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट की ट्रेड क्या है, ट्रेडिंग जरूरी है, जब तक ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स पूरा नहीं हो पाएगा। कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, ट्रेड क्या है, एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का। अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न क्या कह रहा है, ट्रेड हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर्स। ट्रेड क्या करता है, हेल्प करता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कंज्यूमर और यूज़र तक पहुंच पाएँ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है कि जो ट्रेड है वो क्या है, एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का। क्यों एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ट्रेड क्या होता है, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ये हेल्प करता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कंज्यूमर और यूज़र तक पहुंच पाएँ। तो ट्रेड क्या है, एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, और ट्रेड हेल्प करता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कंज्यूमर और यूज़र तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है। जो रीज़न दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें, सी वाला हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 8th का हो गया हमारा सी। आपको समझ आ गया होगा कैसे सी है। असर्शन कह रहा है कि ट्रेड एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रेड हेल्प करता है किसमें, गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ना कॉमर्स का। तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 8th का हो गया सी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 and 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए इसमें आपको मैचअप्स नहीं करने हैं, इसमें आपको करेक्ट पेयर बताना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 है उसमें करेक्ट पेयर बताना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसे आप। देखिए ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, नहीं, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो प्लेस होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। या फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब पर्सन होता है, नहीं, एडवर्टाइजिंग का मतलब तो इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये पेयर भी आपका करेक्ट नहीं है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब प्लेस होता है, नहीं, इंश्योरेंस का मतलब तो पर्सन का इंश्योरेंस होता है, तो प्लेस नहीं होता है, तो ये पेयर भी आपका करेक्ट नहीं है। या फिर वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, हाँ, वेयर हाउसिंग का मतलब है जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं। तो आप कह सकते हो जो 4th वाला पेयर है वो क्या है आपका, करेक्ट है। बाकी ये तीनों पेयर आपको करेक्ट नहीं लगे तो ये आंसर नहीं होगा। कौन सा पेयर करेक्ट लग रहा है, 4th वाला, कि वेयर हाउसिंग का मतलब स्टोर करना ही होता है। तो 4th का हो गया डी वाला, 4th का 4। तो ये क्या हो गया हमारा, करेक्ट पेयर हो गया। यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। देखिए जो ट्रांसपोर्ट है वो तो प्लेस होती है, जो एडवर्टाइजिंग है वो इंफॉर्मेशन देती है, जो इंश्योरेंस है वो पर्सन का होता है, इसलिए ये 3 आपके ऑप्शन नहीं होंगे। वेयर हाउसिंग का मतलब स्टोर करना होता है, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं सामान को, से हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं, इसलिए जो 4th वाला हो गया हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट पेयर हो गया। तो 9th का हो गया डी।
अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। असर्शन है हमारा, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई गुड प्रोड्यूस किया गया है सेल के लिए नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया गया है, तो हम उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। बिजनेस एक्टिविटी किसे बोलते हैं? जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? सेल पर्पस के लिए, तो उसे बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ, किसके लिए? सेल के लिए नहीं कर रही हूँ, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रही हूँ, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन क्या कह रहा है हमारा, क्यों नहीं है ये बिजनेस एक्टिविटी? रीजन क्या है? वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। रीजन कह रहा है कि एक एसेंशियल, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस का कि बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलर और बायर के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो आप कह सकते हैं आपका रीजन भी क्या है? ट्रू है। ये क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है ना बिजनेस का, कि बिजनेस में सेल और एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है गुड्स और सर्विसेज का सेलर और बायर के बीच में। तो रीजन भी क्या है? ट्रू है। तो आप कह सकते हो कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं आपके। आपको दिख रहा है ना ये रीजन क्या दे रहा है? एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, कि असर्शन कह रहा है कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेल के पर्पस से नहीं हो रहा, पर्सनल कंजम्पशन से हो रहा है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है बिजनेस एक्टिविटी? नीचे रीजन में दे रखा है, क्योंकि बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है सेलर और बायर के बीच में। तो आप कह सकते हो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हमारा 10th का आंसर क्या हो गया? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विपिन इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल। विपिन एंगेज्ड है बाईसाइकिल की प्रोडक्शन में, यानी कि विपिन बाईसाइकिल की प्रोडक्शन करता है। हिज सन इज वर्किंग एज एन इंजीनियर। उसका जो बेटा है वो इंजीनियर की तरह काम करता है। हिज डॉटर इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी। उसकी जो डॉटर है, बेटी है, वो एक मैनेजर है रेप्यूटेड कंपनी में। Which of the following economic activities is Vipin and his son and daughter engaged in? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि विपिन, उसका बेटा और उसकी बेटी कौन कौन सी एक्टिविटी में, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पढ़ी थी, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब वही आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तीनों केसेस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं विपिन क्या है? प्रोडक्शन कर रहा है बाईसाइकिल की, और जो प्रोडक्शन जाती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? हमारी बिजनेस में होती है। मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड आपको बता देगा कि क्या है ये। तो प्रोडक्शन किस में होती है? बिजनेस में हो रही होती है। तो ये क्या है? हमारा बिजनेस हो गया। और उसका बेटा इंजीनियर है। इंजीनियर के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोफेशनल हो गया। तो उसका जो बेटा हो गया वो क्या हो गया? प्रोफेशनल हो गया। और जो बेटी है वो मैनेजर है एक रेप्यूटेड कंपनी में, यानी कि वो किसी के अंडर काम कर रही है। और जब कोई किसी के अंडर काम करता है तो वो कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। विपिन क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उसका बेटा हमने देखा प्रोफेशनल है, और डॉटर क्या है? एम्प्लॉय है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो ही इसका आंसर होगा। विपिन प्रोडक्शन कर रहा है यानी कि बिजनेस कर रहा है, बेटा इंजीनियर है यानी कि स्पेशल स्किल्स हैं, स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स है, प्रोफेशनल है, और जो बेटी है वो रेप्यूटेड कंपनी में मैनेजर है यानी कि किसी के अंडर एम्प्लॉय है, जॉब कर रही है, बदले में उसे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो वो क्या बन गई? एम्प्लॉय बन गई। तो हमारे 11th का आंसर हो गया बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इसमें क्या है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 12 to 15 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। आपको एक टेक्स्ट गिवन है, उसको आपने रीड करना है, और 12 to 15 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स इसी टेक्स्ट के बेसिस पे देने हैं। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस हैं आने की, इसलिए इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। अगर आ गए तो पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे।
कुछ नहीं करना, पहले टेक्स्ट रीड करना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो इसी के बेसिस पे आंसर देने हैं। तो टेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। दिव्यांश एंड विवान हैव देयर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री इन जयपुर। दिव्यांश और विवान है जिनकी फैक्ट्री है जयपुर में। द मेन फोकस इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेज। जिनका मेन फोकस है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें रीजनेबल प्राइस पे। दे प्रोक्योर द सर्विस ऑफ अ री ओन मेडिसिन स्पेशलिस्ट मिस्टर एंड्रयूज फ्रॉम जर्मनी who gives them feedback about the quality of their product। उन्होंने सर्विस ली एक फेमस मेडिसिन स्पेशलिस्ट है मिस्टर एंड्रयूज जो कि जर्मनी से हैं, उनसे सर्विसेज ली। उन्होंने उन्हें फीडबैक दिया उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन फार्मास्यूटिकल companies, their market share is decreasing and they are suffering huge losses। कंपटीशन के बढ़ने की वजह से, फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट शेयर जो क्या है उनके डिक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो गया था। टू एंश्योर देयर एग्जिस्टेंस इन अ मार्केट, देयर मैनेजमेंट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फुल यूजेज ऑफ मशीन्स and reducing wastage and effective promotion of their products to increase the sales। मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस इंश्योर करने के लिए उनकी मैनेजमेंट ने पूरा कंसंट्रेट किया कि मशीन का पूरी तरीके से यूजेज हो जाए, पूरी तरीके से मशीन यूज़ होनी चाहिए और वेस्टेज कम होनी चाहिए, और इफ़ेक्टिव प्रमोशन करवाए उनके प्रोडक्ट के लिए कि उनकी सेल इंक्रीज हो जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। मिस्टर एंड्रयूज फ्रॉम जर्मनी हु गिव्स देम फीडबैक अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। हमने एक लाइन पढ़ी थी मिस्टर एंड्रयूज के बारे में, आपको उस लाइन को रीड करके बताना है। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी मिस्टर एंड्रयूज परफॉर्म्स। यहाँ पे मिस्टर एंड्रयूज कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर पार्टनरशिप। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए मिस्टर एंड्रयूज के सामने क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। क्या लिखा हुआ है? रियोन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यानी कि वो फेमस है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन में स्पेशलिस्ट है मिस्टर एंड्रयूज। और जब किसी के पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल स्किल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रोफेशन होता है। क्या होता है? वो प्रोफेशन होता है। तो मिस्टर एंड्रयूज यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? प्रोफेशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पकड़ना था जिससे आपका आंसर पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता, अगर ये वर्ड आप ठीक से पकड़ देते तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने बच्चों ने ये आंसर मेरे से पहले दिया और सही आंसर दिया ये। तो 12th का हो गया सी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रोफेशन कैसे है। नेक्स्ट बात करते हैं 13th क्वेश्चन का। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है? कौन सी टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री का, कौन सी टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? तो बताइए, एनालिटिकल का है या जेनेटिक का है या सिंथेटिक का है या प्रोसेसिंग का है? इन चारों के बारे में, इन चारों कंसेप्ट के बारे में मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी समझा चुकी हूँ एक क्वेश्चन में। तो बताइए अब कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल कैसे है? क्योंकि जो हमारी मेडिसिन हैं वो क्या होती है, बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस होती है, बहुत सारे स्टेजेस से क्रॉस होते हुए वो फिनिश गुड बनती है। तो ये क्या हो गई? हमारी प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल हो गई। तो 13th का हो गया डी। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देयर मार्केट शेयर इज डिक्रीजिंग एंड दे आर सफरिंग ह्यूज लॉसेज। हमने ये लाइन भी अपने पैराग्राफ में पढ़ी थी कि फॉरेन कंपनीज के साथ इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो उनके मार्केट शेयर हैं वो गिर गए थे, डिक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, जिनकी वजह से वो ह्यूज लॉस सफ़र कर रहे थे। आपको इस क्वेश्चन में बताना है, नेम द टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द अबव स्टेटेड लाइन। जो आपको लाइन दी गई है, रिस्क का कौन सा टाइप है ये? देखिए, हमने जो रिस्क के टाइप पढ़े हैं वो स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बताइए तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क है या फिर प्योर रिस्क है या फिर फॉरेन रिस्क है या फिर ऑल ऑफ द अबव है? बताइए ये कौन सा रिस्क है? देखिए,
प्योर रिस्क में या तो लॉस होता है या लॉस नहीं होता। और स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें लॉस या गेन होता है। लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है, गेन की पॉसिबिलिटी भी होती है हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क में। अगर मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, फेवरेबल चल रही है तो गेन हो जाएगा, लेकिन अनफेवरेबल चल रही है तो लॉस हो जाएगा। ये क्या है, कंपटीशन आ गया, मार्केट सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस और गेन, जब फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से लॉस और गेन आ जाता है तो वो कौन सा रिस्क होता है हमारा, स्पेकुलेटिव रिस्क। तो 14 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए, स्पेकुलेटिव रिस्क। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू एंश्योर देयर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट देयर मैनेजमेंट इज कंसंट्रेटिंग on full usage of machines and reducing wastage and effective promotion of their products to increase the sales। हमने ये लाइन भी पैराग्राफ में पढ़ी थी। मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट ने कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। मशीन पूरी तरीके से यूज होनी चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए और इफेक्टिव प्रमोशन होने चाहिए प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो आपने बताना है कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ इंडिकेट हो रहा है इस स्टेटमेंट में, ग्रोथ या फिर सर्वाइवल या फिर प्रॉफिट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है कि मार्केट में हमें अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है, यानी कि यहाँ पे सर्वाइव करना है, सिर्फ क्या करना है, सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है मार्केट में। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, सर्वाइवल की बात की जा रही है कि मार्केट में किस तरीके से सर्वाइव किया जाए। जब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सर्वाइवल होता है। देखिए आपको एक ही वर्ड से आइडेंटिफाई करना है, एक वर्ड आपको समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो 15 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। और एमसीक्यू वैसे तो पूरी सीरीज टर्म 1 की डली हुई है, चेकआउट करते रहिएगा। नई सीरीज आती रहेगी, डलेगी, नई सीरीज डली रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 आ गया है, फिर चैप्टर 2 भी आ जाएगा। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।